नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव गौड़। आज मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक रूल सिखाऊंगा और बेटा इन्हें ध्यान से समझने पर आपको आगे का चैप्टर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो इन रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा आप लोग 11th क्लास में जब आप अकाउंट्स पढ़ते थे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है कि इसमें केवल एक ही पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें मनी इन्वेस्ट करता है और जितना भी रिस्क है वही रिस्क उठाता है और जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट उसी का होता है। ठीक है बेटा। पर 12th में आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि याद रखिए कि आज के टाइम में बिजनेस छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बिजनेस होते हैं और बड़े बिजनेस में कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए एक अकेला व्यक्ति बिजनेस अकेला नहीं बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता, तो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना होता है बेटा। तो पार्टनरशिप का मेन मीनिंग क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा यानी दो या उससे ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई लॉफुल बिजनेस यानी कानूनी रूप से मान्य बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। समझ में आई बेटा? तो मिलकर जो पार्टनर बिजनेस शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप बोला जाता है और उन पार्टनर्स को पार्टनर्स बोला जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो आप कहेंगे सर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि स्टार्टिंग 2 पार्टनर से होती है और मैक्सिमम के लिए 2 गाइडलाइंस आई। पहले 2013 जो कंपनी एक्ट था उसने कहा कि अगर कोई 100 पार्टनर्स हो जाते हैं तो वो बेटा पार्टनरशिप में नहीं आता, वो कंपनी में आ जाता है। लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी उसे बोलते हैं। फिर उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार एक पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स होते हैं, यानी कि 50 जने मिलकर एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं बेटा। इसलिए अभी इसका आपके लिए इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी वो दिखाई दे जाएगा आपको। चलिए हम बेसिक रूल्स के बारे में सीखते हैं। पार्टनरशिप देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन में आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ के दिखा रहा हूँ जो मैंने लिखवाई हुई है, फिर उसको एक एक करके मैं समझाता जाऊँगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे कंपनी एक्ट मैंने आपको बताया था वो बेटा 2013 चलता है, इसी तरीके से जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है वो 1932 में बना था, तो उसे बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, पार्टनरशिप तो इससे पहले से ही शुरू हो चुकी थी और बहुत पहले टाइम से ही चलती आ रही है बेटा पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप होती है तो बेटा क्या होता है कि एक से ज़्यादा बंदे मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा लेकिन आगे झगड़े शुरू हो गए। तो बेटा जब झगड़े शुरू हो गए तो कोर्ट में केसेस आने लगे। कोर्ट कैसे निपटाए? कोर्ट के पास तो कोई रूल ही नहीं था पार्टनरशिप के बारे में, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भाई कोई पार्टनरशिप एक्ट या कोई पार्टनरशिप का कानून बनाया जाए जिससे कि पार्टनरशिप की प्रॉपर डेफिनेशन तय हो जाए कि अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट या झगड़ा होता है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए। इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। और कब बनाया गया बेटा? 1932 में। तो 1932 में बनाने की वजह से इसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रख दिया गया। और इस पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार ही पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स बनाए गए। अब हर पार्टनर को इन्हीं रूल को फॉलो करना होता है। तो पार्टनर्स में क्या रूल होते हैं, आप बेसिक रूल वही सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। तो बेटा कौन सा एक्ट चलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है। तो इसी ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 यानी धारा 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई। पहले ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही पार्टनरशिप का सारा बेसिक लिखा हुआ है। इसी को समझने से आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन है 2 और मोर पर्सन के बीच में। ठीक है। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, एग्री के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट
क्या बांटने के लिए, फर्म के शेयर को, प्रॉफिट को बांटने के लिए। आप कहेंगे सर लॉस हुआ, तो बेटा लॉस लिखता नहीं है कोई भी, हर कोई जो है प्रॉफिट को सोच के ही चलता है, इसलिए डेफिनेशन में प्रॉफिट लगाया गया है। अगर वो प्रॉफिट बांट रहे हैं तो इसका मतलब लॉस को बियर करेंगे, बियर का मतलब सहेंगे, यानी कि प्रॉफिट बट रहा है तो लॉस तो अपने आप ही बियर करना होगा, इसलिए उसे लिखा नहीं जाता, खाली प्रॉफिट ही लिखा जाता है। तो यानी एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मतलब कानूनी रूप से मान्य, कोई गैर कानूनी काम हो तो वह पार्टनरशिप में नहीं आएगा। कैरिड ऑन बाई ऑल, यानी इस पार्टनरशिप को कोई सारे व्यक्ति भी चला सकते हैं जितने ही पार्टनर्स हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सबके लिए कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। तो बेटा मैं धीरे धीरे करके इनकी एक एक चीज के बारे में आपको बताता चलूंगा। तो बेटा मैंने इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट लिखे हैं, जिनमें पहला है टू और मोर पर्सन्स। तो मैंने क्या बताया बेटा, अगर एक ही व्यक्ति बिजनेस चला रहा है तो वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक से ज़्यादा यानी दो पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे हैं या स्टार्ट करा है उन्होंने बिजनेस, तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। दो या उससे ज़्यादा, अभी मैंने बताया था बेसिकली अभी 50% का चल रहा है, ठीक है बेटा, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। क्लियर है? अच्छा बेटा, तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी होती है एग्रीमेंट। बेटा मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब पार्टनरशिप लोगों ने शुरू कर दी तो उनके बीच में झगड़े होने लगे, तो झगड़े ना हो इसीलिए बेटा एग्रीमेंट होते हैं। आपने देखा होगा जब किसी ही शादी होती है तो उनके बीच में भी क्या होते हैं, फेरे होते हैं, उसमें भी कुछ उनको वो बताई जाते हैं कि बेटा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है या नहीं है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट होता है, इसमें भी आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपने पार्टनरशिप में बिजनेस तो शुरू किया है लेकिन उसकी कुछ गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा, यानी आप पहले से ही तय करके रखेंगे कि हम कैसे पार्टनरशिप चलाएंगे। तो बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, यानी साझेदारी सलेख। तो बेटा पार्टनरशिप डीड पहले ओरल बनती थी, आज भी कुछ लोग ओरल बनाते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन आज के टाइम में रिटर्न बनने लगी है पार्टनरशिप डीड। पहले ओरल क्यों होती थी? क्योंकि पहले लोगों में आपस में विश्वास था, तो आपस में एक थर्ड पर्सन के साथ बैठकर दो पार्टनर मिलकर तय कर लेते हैं कि हम इस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे, इतनी कैपिटल लगाएंगे, ये चीज़ करेंगे। इससे क्या होता है, उनमें झगड़ा कम होता था, लेकिन धीरे 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 बेटा लोगों का लालच बढ़ता गया। दूसरी बात है आगे चलकर बेटा लोगों में पार्टनरशिप में क्या होने लगे, डिस्प्यूट्स होने लगे, तो उसीलिए रिटर्न बनने लगी बेटा। जब रिटर्न पार्टनरशिप होती है तो रिटर्न पार्टनरशिप डीड कोर्ट में बनवाई जाती है बेटा, बाकायदा कोर्ट के उस पर साइन होते हैं, ठीक है। आप पार्टनरशिप लिखित अपने आप भी बना के अपने पास रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्ट में ही प्रॉपर जाना हो, ठीक है। नहीं बनवाने ना बनवाए तो मैं आगे सिखाऊंगा बेटा आपको अगर पार्टी, लेकिन अब मैं बनवाने के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो बेटा मैं सिर्फ पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी बेटा। रिटर्न ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि क्या नाम है, इसमें प्रूफ होता है सबके पास, जिससे कि आसानी से कोर्ट में केस को बचाया जा सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेट, ठीक है। अच्छा पार्टनर तो बन गए, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो एक को नहीं मिलेगा, सभी पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलेंगे बेटा। तो ये आप आगे अभी सीखेंगे। उसके बाद आता है लॉफुल बिजनेस, ये भी मैंने बताया था, खाली कानून से मान्यता प्राप्त बिजनेस ही खोला जा सकता है पार्टनरशिप में, आप गैर कानूनी धंधों के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है मेन म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखवाई थी सबसे एंड वाली लाइन कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, कि सभी पार्टनर इस बिजनेस को चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक व्यक्ति भी अकेला इस पार्टनरशिप को चला सकता है। आप कहेंगे सर इसका प्रॉपर मीनिंग बताइए, तो मैं देखिए आपको प्रॉपर मीनिंग बताता हूं बेटा। देखिए मान लीजिए बेटा पार्टनरशिप का मेन बेसिक एक सिंपल सी फॉर्म में बताऊंगा। मान लीजिए बेटा कि मैं और आप दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है बेटा, पंखे बनाने का। मैं जो हूं मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं,
ठीक है, मैं जॉब करता हूँ और आपको बेटा पंखा बनाना आता है, तो आप मेरे पास आगे कहते हैं कि भाई मेरे पे अकेले पे इतना पैसा नहीं है कि मैं अकेला बिजनेस शुरू कर सकूं। ऐसा करते हैं कि मैं और आप मिलकर एक पार्टनरशिप पे पंखे बनाने की शॉप खोल लेते हैं, ठीक है, फैक्ट्री डाल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने भी कुछ पैसा लगाया, कुछ पैसा मैंने भी लगाया, लेकिन बेटा मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं तो जॉब पर जाऊँगा, मैं बिजनेस को नहीं संभालूंगा, बिजनेस को अकेला वही संभालेगा। लेकिन क्या है कि बेटा उसको भी तो फ़ायदा हो रहा है, उसको इतना पैसा था नहीं, मैं पैसा लगा के दे रहा हूँ उसको, ठीक है बेटा। तो हम दोनों ने मिलकर पंखे बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। चलाएगा कौन? वो अकेला चला सकता है, ठीक है बेटा। उसके अकेले चलाने की वजह से हो सकता है मैं उसको प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा दे दूं या उसको अलग से सैलरी दे दूं, ये तो हो सकता है। लेकिन इसका पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि भाई 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर तो तीनों ही मिलकर उस बिजनेस को संभालेंगे। कोई एक अकेला व्यक्ति भी, पार्टनर भी उस बिजनेस को संभाल सकता है, जिसके एवज में हो सकता है हम उसको सैलरी दे दें या प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर दे दें, या ये हो सकता है कि वो कैपिटल ना लगाए, कैपिटल बाकी पार्टनर लगा रहे हैं, वो बिजनेस को चला रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि पार्टनरशिप में सारे बिजनेस को चलाएं। इस सिचुएशन को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनमें एक अकेला पार्टनर भी बिजनेस को संभाल सकता है और सभी भी बिजनेस को संभाल सकते हैं। तो बेटा आपको मुझे लगता है पार्टनरशिप के बारे में समझ में आया होगा, क्लियर है। बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा पार्टनरशिप का। मेन कि पार्टनरशिप में सबसे मेन है पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि पार्टनरशिप में बेटा आपस में डिस्प्यूट ना हो, इसे रोकने के लिए पार्टनरशिप डीड को बनाया जाता है। अब बेटा अब हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, ठीक है। क्या सीखेंगे बेटा हम पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड बनाई जा सकती है बेटा, ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी। हम बात करेंगे रिटर्न पार्टनरशिप डीड की, क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप डीड जो होती है वो रिटर्न ही होती है, क्योंकि ये डिस्प्यूट को ज़्यादा बचाती है, ठीक है बेटा। तो जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं तो पेपर पर बाकायदा हम कोर्ट में जाकर क्या नाम है कोर्ट में जाकर हम रजिस्ट्रार के पास बैठकर ये पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाने जब हम पार्टनर उसके पास बैठते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार हमें फॉर्म देता है भरने को। हम उस फॉर्म में सारी डिटेल्स लिखते हैं जो हम फॉलो करेंगे पार्टनरशिप में। तो उसमें पहली डिटेल क्या होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर के नेम कि कौन कौन पार्टनर बनेंगे, उनकी संख्या यानी कितने होंगे और उनके एड्रेस लिखे जाते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ये तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे इसके बारे में डिटेल ज़्यादा आएंगी। अगला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का नाम भी, भाई किस नाम से फर्म खोली जाएगी, क्योंकि इसके भी झगड़े होते हैं कि भाई एक पर्सन के बेटे के नाम से खोल दी, बाद में दूसरे कहना नहीं जी ये तो मेरे नाम से या मेरे बेटे के नाम से चेंज करो। तो अगर पार्टनरशिप पहले आपस में लोग मिलकर पार्टनरशिप डीड में एक बारी जो लिख दिया फिर वही चलता है, यानी अगर फर्म का नाम कुछ भी लिख दिया तो फिर वही चलेगा। हाँ, अगर तीनों पार्टनर सहमत होकर नाम को चेंज करा सकते हैं, लेकिन तीनों का सहमत होना जरूरी है। लेकिन अगर 2 ही सहमत है, एक सहमत नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो बेटा ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस प्रकार का बिजनेस खोल रहे हैं। अगर गैर कानूनी बिजनेस है तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। तीसरा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब कौन सी डेट से पार्टनरशिप शुरू होगी उसे कमेंसमेंट डेट ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। यहाँ तक की तो ये नॉर्मल चीज़ें थी। अब उसके बाद आता है बेटा अगला कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। तो बेटा मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर को ये भी डिसाइड करना होगा कि तीनों पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे। बराबर भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने अभी पीछे बताया था म्यूचुअल एजेंसी है, मान लीजिए कोई एक पार्टनर बिजनेस को संभाल रहा है तो वो कम लगाए या ना भी लगाए, बाकी पार्टनर लगा रहे हैं, बस वो बिजनेस संभालेगा। तो बेटा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना होगा ये भी लिखा जाएगा। जिसका नील है वो नील लिखेगा, जिसका जितना है वो उतना, लेकिन लिखा जाएगा कि हर पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद आती है ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर। एक पार्टनर कितनी ड्राइंग निकाल सकता है। बेटा ड्राइंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है। याद रखो, एक होती है बेटा मैंने नीचे लिखवाई है नंबर ए पर आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बेटा मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई पार्टनरशिप में, मेरी बेटी की शादी है,
मैं कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाल कर ले गया, यानी अब मेरी कैपिटल कितनी रह गई, 8 लाख। तो जो आउट ऑफ कैपिटल में से निकाली कि भाई मैं घर पे कैपिटल में से निकाल के ले आ रहा हूँ, अब मेरी कैपिटल 8 लाख रह जाएगी, उसे हम ड्राइंग नहीं, उसे हम विड्रॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विड्रॉल्स। और इस पे नो इंटरेस्ट, इस पे कोई फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी। क्यों, क्योंकि आपने इससे कैपिटल कम करी है अपनी। ठीक है बेटा, तो क्या मतलब हुआ बेटा विड्रॉल्स का, ये आउट ऑफ कैपिटल होती है जो कैपिटल में से निकाली जाती है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। फिर अगली होती है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी फर्म को हर साल क्या होता है, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से कितनी ड्राइंग निकाल सकते हैं पार्टनर्स, उसे ड्राइंग बोला जाता है। यानी प्रॉफिट में से अगर वो घर निकाल कर ले जा रहे हैं तो वो ड्राइंग्स है। आप कहोगे सर प्रॉफिट में से क्यों, देखो एक बात आओ बेटा, आप किसी और के यहाँ जॉब कर रहे होते तो आपको क्या मिलती, सैलरी, आप उस सैलरी से अपना घर का खर्च चलाते। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में तो आपको क्या हो रहा है, कोई फर्म आपने खोली, अपना बिजनेस खोला है, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है तो बेटा वो प्रॉफिट आप घर निकाल कर नहीं लेके जाओगे तो घर का कैसे खर्चा चलेगा। तो कुछ हिस्सा साल का फिक्स होता है, ठीक है, कि वो जितना हिस्सा आप घर पर ले जा सकते हो, किस में से, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा घर निकाल कर ले आया जाता है घर के खर्चे चलाने के लिए, उसे ड्राइंग बोलते हैं। और कैपिटल में से जो घर निकाल कर लिया जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसे विड्रॉल्स बोलते हैं, उसे ड्राइंग नहीं बोलते। और विड्रॉल्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। हाँ, जो प्रॉफिट में से ड्राइंग निकाल कर ले आ रहे हैं उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्लियर है बेटा, अगर मेंशन है तो करेगी, मेंशन नहीं है तो नहीं करेगी। लेकिन हमेशा ड्राइंग जो प्रॉफिट में से निकाली गई है, इंटरेस्ट चार्ज उसी पर होगा, विड्रॉल्स पर इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है। क्लियर है बेटा, चलिए अब हम आगे के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 7, अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना, ये पॉइंट समझ में आने के बाद आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्हें समझाने से पहले मैंने लास्ट में 2 चीज़ें लिखी हैं, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, अच्छा तो आप कहेंगे सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मीनिंग है। तो पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ। बेटा एक बात सुनिए, आपकी फर्म में आप रेंट देते हैं, ठीक है, कमीशन देते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, और भी चीज़ें बाहर वालों को पे करते हैं, आप करते हैं बेटा पे। तो बाहर वालों पे करने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है, कम हो जाता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, कम हो जाता है ना बेटा, तो उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जिससे प्रॉफिट घट जाता है, वो चार्ज यानी प्रॉफिट में से चार्ज हो रहा है, यानी ये अनिवार्य है। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब भी देना पड़ेगा, अगर फर्म को प्रॉफिट है तो फिर तो दे ही रहे हैं। लॉस होने के बावजूद भी आपको जो चीज़ देनी पड़ जाए उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बाहर से लोन ले रखा है, उस पर आपको हर महीने या हर साल इंटरेस्ट देना होता है। आगे बात समय आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, आपने बेटा जो वर्कर हैं उनको सैलरी देनी है, तो बेटा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी आपको देनी ही पड़ेंगी। आपको किसी को रेंट देना है तो देना ही होगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उन्हें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। यानी कि जिन एक्सपेंसेस की वजह से जो अनिवार्य हो देने ही देने हैं, उनसे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना जरूरी है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। जबकि एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में समझ लीजिए बेटा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो बेटा याद रखो, पार्टनर्स जो होते हैं उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई है। क्या लगाई है बेटा, कैपिटल लगाई है, उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो बेटा आपको समझ में बात आई होगी कि भाई एप्रोप्रिएशन का मीनिंग है कि अगर प्रॉफिट है तो ही दिए जाएंगे ये चीज़ें, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे। तो आप कहेंगे सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ है, तो मैं 1 बाय 1 सिखाता जाता हूँ। नंबर 7 पर है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है।
क्लियर है बेटा। तो ये इंटरेस्ट तभी चार्ज कर पाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। यानी मैं जो बोला वर्ड चार्ज, ये चार्ज नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी देगी फर्म जब वो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा फर्म को। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यानी बात समझ में आई। पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल ध्यान से समझिए। पहली बात, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। यानी लिखा होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई, लिखा होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो दिया जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई बेटा। दो बातें हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है और दूसरा फर्म को प्रॉफिट हो तभी। और प्रॉफिट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। तो दो बातें याद रखनी है अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो दिया जाएगा, और लिखा है लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है तो भी नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट का होना जरूरी है। ठीक है बेटा। अगले पर आते हैं, 8वें नंबर पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। अगर फर्म को प्रॉफिट है तो बेटा तभी वो ड्राइंग निकालेंगे, लॉस है तो ड्राइंग कैसे निकालेंगे बेटा, लॉस है तो घाटे में चल रही है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट है तो ड्राइंग निकलेगी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 8वीं बात भी ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा हुआ है तो दी जाएगी। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी फर्म। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। यानी 3 कंडीशन। पहली, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो चार्ज की जाएगी, नहीं लिखा है तो नहीं की जाएगी, और अगर लॉस हो रहा है तो भी चार्ज नहीं की जाएगी। क्लियर हो गई बात बेटा समझ में। देखो ध्यान से समझिए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। आगे देखते हैं, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन के बारे में पहले मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है। पार्टनरशिप क्या है बेटा, एक म्यूचुअल एजेंसी है। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि बेटा एक व्यक्ति भी बिजनेस को संभाल सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही बिजनेस को संभाले। तो बेटा जब एक व्यक्ति बिजनेस संभालेगा तो हो सकता है हम उसको प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा दें, या ये भी हो सकता है कि हम उसको अलग से सैलरी या प्रॉफिट में कमीशन दें। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई ये बिजनेस संभालेगा और हम इसको इतनी हर महीने सैलरी देंगे, तो उसको क्या दिया जाएगा, सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, तो नहीं दिया जाएगा सैलरी और कमीशन। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मीनिंग कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बेटा पार्टनर है, पार्टनर खुद ही नहीं लेगा क्योंकि घाटा है, और अगर वो सैलरी और ले लेगा तो उसका घाटा और बढ़ जाएगा। या ऐसे ही ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा ले लेगा तो उससे उसका घाटा और बढ़ जाएगा और फर्में उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगी। इसीलिए बेटा ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी और कमीशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। क्लियर है बेटा। ऐसे ही अगला आता है 10वां नंबर, थोड़ा अलग है, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए बेटा कि आप किसी बाहर बैंक से लोन लेते हैं, है ना, तो आपको हर महीने या हर साल उसका क्या पे करना होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना होता है नहीं होता बेटा। तो अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने, हम 3 पार्टनर है ए, बी और सी। सी ने कहा हमें फर्म को पैसों की सख्त जरूरत थी। सी ने कहा कि भाई बाहर वाले से लोन लोगे, मेरे पास ही पैसे पड़े हैं, मैं ही लोन दे देता हूँ, है ना। तो बेटा मान लीजिए किसी पार्टनर ने लोन दिया, यानी सी ने लोन दिया, तो क्या वो इंटरेस्ट लेने का हकदार है? हाँ है भाई, उसको भी इंटरेस्ट देना चाहिए।
भाई बाहर वाले से लोन लेते तो उससे भी तो इंटरेस्ट देना होता। अब पार्टनर ने लोन दे दिया तो उसको भी इंटरेस्ट दे देंगे। हाँ, हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा देना होता है, यहाँ थोड़ा कम देना पड़े क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया है, लेकिन इंटरेस्ट देना जरूरी है। तो बेटा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है। मान लीजिए 10% लिखा है, तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट कितना देना होगा? 10% देना होगा, पक्का है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, जबकि ऊपर मैंने बताया था अगर पार्टनरशिप डीड में ऊपर वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं तो नहीं दी जाती थी, लेकिन मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में कहूँगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा पार्टनर को, वो भी कितना? 6% पर एनम। याद रखो क्यों देना होगा, क्योंकि बाहर से लोन देते तो वहां भी तो इंटरेस्ट देना होता। तो बेटा पार्टनर ने कैपिटल नहीं लगाई है बिजनेस में, उधार दिया है, तो उसका भी हक बनता है इंटरेस्ट लेने का। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना होता है। लिखा है तो उतना जितना लिखा है, नहीं लिखा है तो 6% पर एनम देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये मस्ट है, यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% देना ही देना होगा, अगर चाहे लिखा भी ना हो। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। एक और बात बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, यानी लॉस हो रहा है तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा देना जरूरी है। अगर हम बाहर वाले से लोन लेते तब भी हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ता, अगर पार्टनर ने दिया है तो तब भी देना पड़ता है। और सबसे मेन बात ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही देना पड़ेगा। यानी लॉस की सिचुएशन में भी हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही देना होगा। बात समझ में आई बेटा? तो इसीलिए मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये चार्ज किया ही जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही देना होगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन प्रॉफिट के सिचुएशन में ही दिए जाएंगे, अगर फर्म को लॉस है तो नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब 11वीं चीज़ है शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाएगा, तो इसके लिए मेंशन होता है। जैसे मैं खुद बता दूं बेटा, मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। पहला, इफ रेशो इज गिवन, अगर रेशो गिवन है तो मैंने एग्जांपल से बताया है कि मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर, उनकी रेशो 3:2:1 है और प्रॉफिट 60,000 है। तो कैसे बांटेंगे? ए का शेयर, पहले तीनों रेशो को आप जोड़ लीजिए। 3:2:1 का मतलब हो गया 3 + 2 + 1 यानी कि 6, तो वो 6 नीचे आ जाएगा, तीनों में 6 नीचे आएगा, देख सकते हो 60,000 इंटू अपॉन में 6 है, तीनों में ही 6 है। ऊपर ए को मिलेगा 3 शेयर क्योंकि उसका 3 है, बी को मिलेगा 2 शेयर और सी को मिलेगा 1 शेयर, यानी कि 3/6 पहले का होगा, 2/6 दूसरे का और 1/6 तीसरे का, तीनों के नीचे टोटल यानी 6 आ जाएगा। तो पहले का प्रॉफिट 30,000 होगा, दूसरे का 20,000 होगा, तीसरे का 10,000 होगा। ठीक है बेटा? दूसरा तरीका हो सकता है इक्वल रेशो, क्या देखे भाई पार्टनर बराबर बराबर रेशो में बांटेंगे। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं इक्वल, प्रॉफिट है 30,000, तो इक्वल का मतलब हो गया उनकी रेशो होगी 1:1:1। अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1 होगी। ठीक है? तो ए का हिस्सा कितना होगा 30,000 में 1/3। अब 3 टोटल है ना तीनों का बेटा, तो नीचे 3 आया, पहले का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1, यानी 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3, 30,000 का 1, तीनों का 10,000 हो जाएगा। लेकिन अगर है कैपिटल प्रपोर्शन, तो बेटा कैपिटल प्रपोर्शन का मतलब होता है कि उनकी जितनी कैपिटल है, मान लीजिए कि 1 लाख है, एक की 50,000, एक की 25,000, तो रेशो क्या होगी बेटा, इनकी कैपिटल को रेशो में बांट लेंगे। देखो ये 25 की टेबल में आ रहे हैं, 0 तो कट गई, 3 तीनों की, तो इधर बच्चा 25, 50 और 100, तो 25 से 100 को डिवाइड किया 4:2:1, तो 4:2:1 कैपिटल रेशो हो जाएगी अगर कैपिटल प्रोपोर्शन बोला है। तो 3 तरीके से प्रॉफिट की रेशो होती है, या तो इक्वल, या लिखी आएगी, या कहेगा कैपिटल प्रोपोर्शन है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग बना लेंगे। क्लियर है बेटा? तो बेटा यही सारी चीज़ें थी पार्टनरशिप डीड में बेसिकली लिखी होती हैं, और भी कुछ हैं लेकिन उनका अभी कोई रोल नहीं है इस चैप्टर में, इन्हीं का रोल है। आप कहेंगे सर चलिए आपने बताया कि पार्टनरशिप डीड बना जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने नहीं बनाई हो। हाँ तो बता देता हूँ बेटा, मैं बहुत लोग पार्टनरशिप डीड बनवाते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पार्टनरशिप बनवाने से गवर्नमेंट के पास उनके डॉक्यूमेंट जाएंगे तो उन्हें टैक्स भरना पड़ सकता है, या और भी चीज़ें बचाने के चक्कर में लोग पार्टनरशिप डीड बनवाते नहीं हैं। तो क्या उनमें झगड़े नहीं होते? झगड़े उनमें भी होते हैं। तो उनके झगड़ों के लिए भी पार्टनरशिप एक्ट ने रूल बना दिए,
क्यों रूल बनाए? क्योंकि इनके झगड़ों को भी निपटाया जाएगा, कोर्ट में तो इनके भी झगड़े पहुंचेंगे, फिर उनको समझाया जाएगा कि भाई आगे झगड़े ना हो तो पार्टनरशिप डीड बनवा लो, लेकिन पहले तो सॉल्यूशन ही किया जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने जो कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें रूल बनाए हैं। पहला रूल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। नो सैलरी और कमीशन, पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन दिया ही नहीं जाएगा, चाहे वो पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा हो तब भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर वो झगड़ा भी करता है, वही नहीं मैं तो अकेला काम संभालता हूँ मुझे दो, तो हम कोर्ट में कह सकते हैं भाई डीड ही नहीं है, तो डीड नहीं है तो कोई सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर बटेगी। बराबर बराबर बटेगी का मतलब जब प्रॉफिट जो भी होगा वो बराबर बराबर बटेगा तो आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, चाहे कोई ज़्यादा काम करे चाहे कम करे। अगला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैंने क्या बताया था, देना जरूरी है चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, वो भी कितना परसेंट, 6% पर एनम। क्लियर है बेटा? तो क्या सीखा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी। तीसरा, कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर होगी। और अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, यानी लोन पर इंटरेस्ट मस्ट है और वो कितना, अगर नहीं भी लिखा है तब भी 6%। ठीक है बेटा? अच्छा, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। बस एक और बात है बेटा, कैपिटल यहाँ पर दो ली जाएंगे, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है बेटा? इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ये समझ में आने के बाद मैं आगे जब आपको आगे बताऊंगा, बेसिक इनके समझ में आने के बाद जो मैं आपको रूल्स के और अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।